मिलिटेंट्स पहले भी मरते थे 90s में, 90 के पूरे दशक में, लेकिन इस तरह का वातावरण 90 में भी नहीं था। आज वो वक्त नहीं है कि मैं पूरा आजाद साहब की पार्टी का इतिहास और कश्मीर के साथ कैसे खिलवाड़ हुई उसको मैं दोहराऊं। जब हजारों की संख्या में लोग आकर उनके ऊपर पुलिस चौकियों पर, थानों को जलाने लग पड़े और आतंक मचाने लग पड़े, तो स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं में कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी। एक आतंकी के एनकाउंटर पर कश्मीर 10 दिन से सुलग रहा है। 41 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 3500 लोग घायल हैं, जिनमें 1900 आम लोग और 1600 सुरक्षाकर्मी हैं। और इन सब के बीच सियासत अब संसद में पहुंच चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, बच्चे पत्थर फेंकते हैं, लेकिन क्या मिलिटेंट और आम जनता के बीच फर्क नहीं होना चाहिए? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ये तर्क जायज है? जरा सोचिए, ये सब एक आतंकी के एनकाउंटर के विरोध में हो रहा है। क्या देश में इस तरह के विरोध की इजाजत दी जा सकती है? क्या आतंकियों को हीरो बनाने में जुटे लोगों पर सख्ती दिखाना गलत है? लेकिन विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मिलिटेंट के साथ सख्ती होगी, हो रही है और होगी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जनता के साथ सिंपैथी होनी चाहिए। मिलिटेंट के साथ सख्ती और आम जनता के साथ सिंपैथी, हम इसी पर कायम रहेंगे, इससे नहीं हटेंगे। जान लीजिए कि इस समस्या का समाधान बंदूक और ताकत और फौज से भर नहीं है। इस समस्या का समाधान हमारे पुरखों ने भी, हमारे पहले भी लोग थे, मैं अटल जी की सरकार में था, लगातार उस सरकार ने प्रयास किया राजनीतिक। इन सब के बीच भीड़ ने पुलवामा से पीडीपी विधायक मोहम्मद खलील बंद पर हमला कर दिया, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। उन पर हमला तब हुआ जब वे श्रीनगर जा रहे थे। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी एनकाउंटर में मारा गया। उसके मारे जाने पर कभी हाफिज सईद अफसोस जताता है तो कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐसे आतंकी के समर्थन में खड़े हो रहे लोगों पर सख्ती करना गलत है? हालांकि सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे। आखिर क्यों इतने दिन बीत जाने के बाद भी कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं? क्या वाकई कश्मीर में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। कश्मीर आउट ऑफ कंट्रोल विद अ क्वेश्चन मार्क, ये नाम हमें बहुत दुख के साथ देना पड़ा है। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई नाम दें, लेकिन पिछले 10 दिनों से कश्मीर की जो स्थिति है, क्या वाकई कश्मीर की स्थिति ऐसी हो गई है कि 10 दिन तक प्रशासन की पूरी ताकत लगाने के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे। दुख की बात यह भी है कि यह सब हो रहा है एक आतंकी के एनकाउंटर के नाम पर। लेकिन आज जो संसद में हुआ उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, बच्चे पत्थर फेंकते हैं। ये जो कांग्रेस कह रही है वो जायज है? क्या इस पत्थरबाजी को नजरअंदाज किया जा सकता है जिसमें हमारे सैकड़ों सुरक्षाकर्मी घायल हो रहे हो? इसी मुद्दे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, कश्मीर आउट ऑफ कंट्रोल विद अ क्वेश्चन मार्क। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास लोग मौजूद हैं। पहले हम आपसे उनका परिचय करा दें, उसके बाद हम आपको कुछ खास दिखाएंगे और फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आर के मल्होत्रा हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कमाल हक हैं, स्पोक्स पर्सन पनून कश्मीर के। और एक और खास मेहमान श्यामलाल शर्मा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ेंगे। इन सब से हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जल्दी से जरा हम आपको कुछ दिखाते हैं। कुछ सवाल भी हैं इसमें और कुछ यहाँ पर बड़े गंभीर मुद्दे भी हैं। कश्मीर में हालात कब सुधरेंगे? पूरी घाटी में फोन और इंटरनेट की सेवाएं ठप हैं, बंद हैं। बीएसएनएल के पोस्टपेड कनेक्शन से लिमिटेड कॉल की सुविधा है, बाकी संपर्क के वहां पे साधन बहुत सीमित कर दिए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सभी इंटरव्यू कैंसिल कर दिए गए हैं। घाटी में अखबारों के पब्लिकेशन पर बैन लगा दिया गया है। 19 जुलाई तक न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, जिनको आप अखबार कहते हैं, इन्हें पब्लिश नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
1990 के बाद पहली बार वहां मीडिया पर बंदिश लगी है, जो बताता है कि स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है और सवाल भी उठाता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। 24 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है और घाटी से कश्मीरी पंडितों के एक बार फिर से पलायन की खबरें हैं कि कुछ कश्मीरी पंडितों ने इस पूरे माहौल के बाद पलायन किया है। तो सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपसे शुरू करूंगा इस बहस को। प्रेम शुक्ला, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा इस बहस को, और आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो। लगता है प्रेम शुक्ला तक मेरी आवाज नहीं जा रही। कमाल हक, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। कमाल हक, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई, क्योंकि आप कश्मीर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, कश्मीर के बारे में जानते हैं, जो स्थिति अभी पिछले 10 दिनों से बनी हुई है 8 जुलाई के बाद से, क्या स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है? अभी तो लग ही रहा है, जाहिर है ये जो एक वहाँ पे अभी वायलेंस का दौर चला, कभी थम ही नहीं रहा है। दिन ब दिन आप देखते हैं कि आज पीडीपी एमएलए पे हमला हुआ, कल बांडीपुर में आरआर कैंप पे हमला हुआ। कर्फ्यू होते हुए भी पूरे घाटी में कर्फ्यू लगा रखा, लेकिन फिर भी लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और प्रशासन लगता है कि टोटली फेल है कि आउट ऑफ आइडियाज़ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इस स्थिति से कैसे निपट लें। तो कमज़ोरी है प्रशासन की, उनको शायद उन्होंने एंटिसिपेट करा था या नहीं करा था, खैर वो ही जाने। लेकिन उसके बाद में बुरहान वानी के जो उसके साथ में हुआ, जो मारा गया, उसके बाद में उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि वादी में हालात ख़राब होंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती इसके बाद में जो हुई, जो कि आपने एक इसको बड़े लाइटली लिया कि पहला बयान कश्मीर के मुख्यमंत्री से ये आया था कि हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पुलिस के एक्सेसेस कहाँ हैं। तो इससे लगता कि एक शायद शय मिल गई उन लोगों को कि यार हम तो जो कुछ भी करें सही है, क्योंकि प्रशासन भी हमारे साथ में है, पुलिस एक्सेसेस करेंगी तो हमारे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, हम तो खैर उसमें से निकल जाएंगे। खैर इसको आज की बात नहीं, देखिए एक पिछले कई दशकों से कश्मीर में एक माहौल बना है, एक प्रशासनिक माहौल बना है, जिसके चलते कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हैं, कश्मीर में जितने अलगाववादी हैं, उनको एक खुली छूट दे रखी है आप लोगों ने। कश्मीर में जो लोग, एक आतंकवादी सीधा बोलता है जी मैंने 40 लोगों को कत्ल करा, फिर उसके बाद में तो गिनती मेरी भूल गई, मैं तो भूल ही गया कि कितने और को मैंने मारा, और वो खुलेआम एक लीडर बना हुआ है। कश्मीर के एक ऐसे सेपरेट अलगाववादी नेता जिन्होंने सरेआम इंडियन एयरफोर्स के 3-4 जवानों को बात हम करेंगे। कमाल हक साहब, वो बात जो आप कह रहे हैं उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन आपने जो कहा वो सीरियस इशू है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की नाकामयाबी है। इस तरह के हालात अगर 10 दिन से लगातार बिगड़ते हैं तो। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा। तस्लीम रहमानी, आपको क्या लगता है सर, 10 दिन से घाटी के जो हालात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केवल सरकार की ही जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है कि वो स्थिति को एंटिसिपेट नहीं कर पाया या स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए, या वहां के लोकलाइट्स भी इसके लिए जिम्मेदार आपको लगते हैं सर? देखिए, कश्मीर एक लंबे अरसे से डिस्टर्ब्ड एरिया है और वहां पर अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है तो ज़्यादा जिम्मेदारी ये है हुकूमत की कि वो सेंसिटिव हो अपने लोकल इश्यूज़ को लेके, और अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो फिर वहाँ पर गौर करना चाहिए। जाहिर है कि वहाँ वादी से कई मरतबा अब ये आवाज़ें बहुत तेज़ी से उठ रही हैं और लगता है कि मरकज़ में भी इस पर कहीं ना कहीं गौर हो रहा है कि एक बार फिर वहाँ से जमहूरी हुकूमत को हटा के और गवर्नर राज वहाँ पे नाफिज किया जाए। हालात को बहुत तेज़ी से उस जानिब ले जाया जा रहा है। जहाँ तक मौजूदा हालात का ताल्लुक़ है, वहाँ दहशतगर्दों का एनकाउंटर पहले भी होता रहा है, पहली मरतबा बुरहान का एनकाउंटर नहीं हुआ है, आखिरी भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की और तकलीफ़ की बात यह है कि इस एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से पब्लिक अपराइजिंग हुई है और जो अनकंट्रोल्ड है, जिसमें 45 के करीब लोग अब तक मारे जा चुके, जिस तरीके से बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो इंतहाई ज्यादा तकलीफ देह है। मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि अगर पत्थर मारने वाले लोग दिल्ली में होते या पुलिस पर या क्या तकलीफ दे सर लगता है आपको? वाले लोग सर, जो लोग अगर 5000 की भीड़ पत्थरबाजी करे तो उनको रोकना नहीं चाहिए? क्या इसी अंदाज की कार्रवाई की जाती जिस अंदाज की कश्मीर में की जाती है? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में भी पत्थर मारे जाते हैं,
दूसरे स्टेट्स में भी मारे जाते हैं, तशद्दुद सर भी दिल्ली किया में जाता है, दिल्ली में सब आपने होता है। लास्ट टाइम ऐसी कश्मीर पत्थरबाजी हमारा कब देखी हिस्सा जो है। कश्मीर में इस वक्त हुई और अगर कश्मीर हमारा सर दिल्ली में हिस्सा आपने है, आखिरी बार ऐसी तो पत्थरबाजी कब देखी जब 5000 की भीड़ एक जो- आतंकवादी के अरे जनाजे हाल के ही- साथ जा रही हो? 5000 नहीं, मैं नंबर बहुत देखिए- कम कोट कर रहा हूं, 50,000 से ज्यादा की भीड़। ये बहुत ही आम ये बहुत आम बातें हैं, ये बहुत आम बातें हैं। मैं जो कहना चाहता हूं ये जज्बात का इशू नहीं है, संजीदा मामला है और इसको हल करना है, उस नुक्ता नजर से बात करनी चाहिए। सिर्फ एक तरफ होकर बात मत कीजिए। बॉम्बे में अभी पिछले दिनों हरकत हुई थी, मैंने कहा खाली दिल्ली में, दिल्ली एक मिसाल दी है, कहीं भी हो सकता है। हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो वो डेमोक्रेसी कश्मीर के लिए भी है। नहीं सर, क्योंकि कश्मीर सर हमारा आप जो हिस्सा बात कर रहे हैं मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं कि समय हमें गंभीर होकर बात करना है। तस्लीम रहमानी साहब, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमें इस मुद्दे पर बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत गंभीर तरीके से बात करनी है। लेकिन सर एक बात का जवाब दीजिए, चाहे दिल्ली हो या फिर कश्मीर की कोई ऐसी जगह, बहुत दूर दराज की जगह, अगर किसी पुलिस थाने पर 5000 से ज्यादा की भीड़ हमला कर देती है, अगर किसी चौकी पर या पोस्ट पर ऐसी भीड़ जो जिनके हाथों में पत्थर है वो हमला कर देती है, तो क्या उन पुलिस वालों को खड़े खड़े देखना चाहिए या अपना बचाव करना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए? सर ये बताइए। देखिए उसके तरीके मौजूद हैं। हर मर्तबा हर जगह ऐसा नहीं होता है। आप इसको प्लेनली जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कीजिए। इसीलिए मैंने ये कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस किस्म के वाकयात पेश आते रहते हैं और उसमें पुलिस डील करती है और उसको रोकती है, कामयाबी के साथ रोकती है, लेकिन इतनी बड़ी कैजुअल्टीज नहीं होती। मैं बहुत सीधे कहना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर डायलॉग की, पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, जिसे हमने पिछले 8-10 साल से नजरअंदाज किया हुआ है। हम पॉलिटिकल, चलिए जवाब लेते हैं इस बात का। गुडी गुडी की बातें करते हैं कि वहां वो पैकेज दे रहे हैं, वहां वो जो कोर इशू है, कोर इशू को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। चलिए इस बात का जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए यहां पर जो बात यहां पर तस्लीम रहमानी कह रहे हैं। दो बड़े मुद्दे हैं प्रेम शुक्ला, या कहें दो बड़े सवाल हैं आप पर। एक सवाल क्योंकि आप भी वहां सरकार में शामिल है और आप स्थिति को समझ नहीं पाए या भाप नहीं पाए, इसलिए स्थिति आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही है। 10 दिनों से आप कर्फ्यू लगा के बैठे हैं और वहां कुछ भी नहीं हुआ, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। दूसरा सवाल कि आपने कहीं ना कहीं सही तरीके से स्थिति को संभाला नहीं। पहले सवाल की भाप नहीं पाए और दूसरा कि आप संभाल नहीं पाए। देखिए रहमानी जी क्या बात कर रहे हैं समझ के परे है। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बताया कि उन्होंने साफ निर्देश जो है वहां सरकार को देखा है कि आपको फोर्स का मिनिमम प्रयोग करना है। किंतु जब एक थाने को 5000 लोग घेर लेंगे और हर कोई पत्थर मार रहा होगा, आग लगा रहा होगा, तो सिक्योरिटी फोर्सेज को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस कार्रवाई को जो है, कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प शेष बचता नहीं है। दूसरी बात राजनीतिक प्रक्रिया, तो वहां राजनीतिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक दल से चुने गए दलों द्वारा लगातार जो है राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना, क्या ये राजनीति नहीं है? अलगाववादियों से ही बात की जाए, पाकिस्तान परस्तों से बात की जाए तो क्या राजनीतिक प्रक्रिया होगी? जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में शामिल हैं, राज्य सरकार और केंद्र के बीच सतत वार्ता चलती रहती है वहां, और वहां विपक्ष में भी जो बैठे राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उनके साथ भी वार्ता होती है। अब कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है कि अलगाववादियों और आतंकवादियों से ही बातचीत को राजनीतिक प्रक्रिया मानेंगे। तो जो अलगाववादियों को ही सिर्फ स्वीकारते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान परस्तों से बातचीत की जाए, ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट। तस्लीम रहमानी को जवाब देना चाहते हैं आपकी बात पे। ऐसा ही से बात प्रेम शुक्ला, तो एक संप्रभु राष्ट्र जो है वो इस तरह की बातें नहीं करना चाहेगा। बोलिए तस्लीम रहमानी। देखिए नागालैंड के लीडर्स लालडेंगा और उस दूसरे कई लीडरों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात की थी यहाँ आके, और जब उनकी बातचीत नाकाम हो गई तो उन्होंने बाहर आके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी को फाड़ के जला दिया था। इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनसे बात करने का सिलसिला जारी रखा। उनके हाथों में गन्स थी, बोडोज के हाथों में गन्स थी, इसके बावजूद उनसे बात करके उनको टेरिटोरियल ऑटोनॉमी काउंसिल बना के दिया था। बहुत सारे अलगाववादी माओइस्ट के साथ कई मरतबा बातचीत चली, वो नहीं माने। तो ऐसा नहीं है कि हमने अलगाववादियों से कभी इस मुल्क में बात ही ना की हो। बहरहाल अगर अलगाववादी हैं या अलहदगी पसंद है, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनको बुला के बात करके सेटिस्फाई करना होगा। उनके स्पॉन्सर्स बैठे हैं और पाकिस्तान का एजेंडा अगर कोई लाता होगा तो पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करना वहां भी चाइना बैठा कहलाती होगी, तो राजनीति कुछ अलगाववादी तत्वों को समर्थन करने वाले मान सकते हैं। नहीं, चाइना का सीधा सपोर्ट नहीं था।
चाइना ने कभी जो है लालतनौला के लिए जो देखिए, मुझे ये है उम्मीद सीधे यूनाइटेड नेशन से बात नहीं की मुझे थी। उम्मीद है कृपया उसका एक उदाहरण दे दीजिए आप। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरे हालात का, दोनों बॉर्डर्स का पूरा इल्म है। आप बड़े राजनीतिक नेता हैं। आई होप कि आप जो हैं ये इजहार नहीं करेंगे कि आपको मालूम नहीं है। पूरी की पूरी एक टेरिटोरी, वहां पर एक काउंसिल बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट में, जो अलगाववाद चीन और म्यांमार के साथ मिलके पूरा मूवमेंट लीड कर रही है, आज भी कर रही है। आप उस खतरे को छोटा करके अगर देख के और कश्मीर को बड़ा करना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप करें, लेकिन इस तरीके से मसला हल नहीं होगा। हमें बहुत रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। देश के किस इंटरनेशनल फोरम पर जो है उन अलगाववादियों को सपोर्ट दिया जा रहा था, और क्या रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में उनके सपोर्ट में लाया गया था? नहीं, यूनाइटेड नेशंस अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप इसको अगर सर ठीक है, ओके, आप गुफ्तगू करेंगे तो आप इशू को ऐसा बताने की नहीं, तस्लीम रहमानी नहीं, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं मैं आपके पास, प्रेम शुक्ला मैं आ रहा हूं आपके पास, जिसका प्रायोजक है अलगाववाद का, प्रेम शुक्ला मैं आ रहा हूं आपके पास। चाइना या म्यांमार ने सर, तस्लीम रहमानी साहब, आप नहीं, प्रेम शुक्ला मैं आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन बात किससे करें? जिसको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, बात किससे करें? जो पाकिस्तान के पैसे पर यहां पर अलगाववाद की आग जला रहे, जो घाटी में या देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनसे बात की जाए, या बात उनसे की जाए जो ट्रू स्टेक होल्डर्स हैं? और जज्बाती बात है सर, जज्बाती बात नहीं है। सुनिए सर, वहां पर सेना के जवान भी घायल हो रहे हैं। 1600 स्टेक होल्डर नहीं 1600 स्टेक होल्डर का लफ्ज 1600 1700 जवान भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में घायल हुए हैं। क्या उनकी तरफ से सर आप नहीं सोचेंगे कि उनको वहां पर कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए, इस वक्त घाटी में 7 लाख के करीब हमारी फौज है, और 2000 आज फिर भेजी है, और 25 साल से फौज है। पहले 5 लाख थी, जो बढ़ते बढ़ते 7 लाख हो गई है। वो हमारे एक्सटेकर से जा रहा है पैसा, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का है, नेशनल एक्सटेकर है। वो जो जाने हैं हमारे फौजियों की, इंतहाई कीमती जाने हैं, जिसमें हम एक जान का भी जिया जो है वो हमारे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कभी ये स्क्रूटिनी नहीं करेंगे कि हमने जो इतने बड़े रिसोर्सेज वहां लगा रखे हैं, उसका आउटकम क्या है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, सिक्योरिटी डिफेंस एक्सपर्ट आर.के. मल्होत्रा साहब हैं। ठीक है सर, के बीच अच्छे हो सकते हैं, आर.के. मल्होत्रा साहब खराब हो रहे हैं, आर.के. मल्होत्रा साहब खराब हो रहे हैं। आर.के. मल्होत्रा साहब, क्या इस बात को बात सकते हैं? बिल्कुल शमीम साहब, आप तस्लीम साहब, आप फैक्चुअली ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं। आप कोई कैपेबिलिटी क्रिएट करते हैं, एक उधर ताकत भेजते हैं एक सिचुएशन को ठीक करने के लिए, और उस वजह से ही आपके इतने साल अमन से गुजरे, और आप पॉलिटिकली उसका ये कह रहे हैं कि बिकॉज नई जो डिस्पेंसेशन आई है, नई गवर्नमेंट आई है, उसकी वजह से सिचुएशन खराब है, और ये मानने को तैयार नहीं कि उसको ठीक करने के लिए, उस टेररिज्म का वॉल्यूम कम करने के लिए किसने उसको किया? फौज उधर थी, इसकी वजह से ही आपका ये माहौल क्रिएट किया ताकि आप पॉलिटिकल इंटरवेंशन कर सकें, आप इलेक्शन करा सकें, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उधर, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उधर पैदा कर सके, ताकि आपके उसके हालात सुधरें। आप ये कहते हैं कि फौज रख, आप तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बोल रहे हैं कि हम लोग एक उधर टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन आर्मी है। बिल्कुल नहीं है। उधर एक आर्मी अभी तक सबसे पहले पुलिस ने किया, और जो हम मीडिया में रिपोर्ट्स देखते हैं कि हालत ख़राब वगैरह है, आप हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से वाकिफ़ नहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन ये है, चाहे दिल्ली में हुआ हंगामा हो रहा हो, चाहे मुंबई में हो रहा हो, चाहे कहीं और हो रहा हो, या श्रीनगर में हो रहा हो, वैली में हो रहा हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और ताकीद दी जाती है कि मिनिमम फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, और उससे पहले वार्निंग दी जाती है, और 3 वार्निंग दी जाती हैं कि साहब इससे आगे मत बढ़ें, ये मत करें, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। और आप ये क्या समझते हैं कि आपकी भारत की फौज है, भारत की ताकत है, वो नापुंसक की तरह मार खाती रहे उधर, फिर आप लड़ लिए, फिर आप इस भारत को भारत रख चुके, आप भारत को भारत ही नहीं रख सकते। और आपके डायलॉग में क्या, वैली को आप अलग सोच रहे हैं, और JNK में जम्मू को, लेह लद्दाख को अलग सोच रहे हैं। JNK एक स्टेट है, वो सब इकट्ठी स्टेट है। ये क्या तरीका है कि साहब वैली की बात सुने, बाकी भाड़ में जाए? ये क्या तरीका है आपके सोचने का? और ये कहना कि जी इनोसेंट जाने गई, जो इतने सारे फौजी उधर इंजर हुए, अगर वो मर जाते तो आप बोलते एक्सेसिव फोर्स नहीं है,
लेकिन क्योंकि आपकी भारत की ताकत दिखाई, आपने भारत की ताकत ने कहा कि हम हालात को बिगड़ने नहीं देंगे, तो आप कहते हैं कि गलत किया आप। और उसको कंपेयर कर रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट से, उसको कंपेयर कर रहे हैं बॉर्डरलैंड। उधर एक इमिग्रेशन का इशू है, उधर एक इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, उधर एक हिस्टोरिकल इशू है जो आहिस्ता आहिस्ता पहले उनको बढ़ावा मिल रहा था बाकी फॉरेन पावर से, जैसे पाकिस्तान इधर बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हमने उस बढ़ावे को कम किया। हालांकि उधर भी इस किस्म की इंसर्जेंसी थी, उसको कंट्रोल किया मिलिट्री ने, ताकि आप पॉलिटिकल डायलॉग कर सके। आप कहते हैं मिलिट्री का इस्तेमाल ही ना करो, साहब इतने लाख फौज उधर है, आप एक ऑक्यूपेशन में उधर, ये कोई तरीका है बात करने का? आपके एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनाने के लिए उधर है, आप तो बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए तरह बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। तस्लीम साहब जवाब देना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं आप जी न्यूज वालों से कि आप जिन लोगों को बुला के बिठाते हैं उन पॉलिटिकल नॉलेज, ये तो आर्मी के आदमी लगते हैं मुझे, सियासी आदमी तो है नहीं, और ये इल्जाम लगवाना बार बार के साथ ये पाकिस्तानी है। नहीं सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू सर, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। मैं इस बात को करेक्ट कर दूं। आप कह रहे हैं कि इल्जाम लगवाते हैं, यहाँ पर जितने स्वतंत्र अपनी बात रखने के लिए ना, उतने स्वतंत्र सभी हैं सर। जितनी स्वतंत्रता से आप अपनी बात रख रहे हैं, जितनी फ्रीडम से, उतनी फ्रीडम से बाकी सब लोग भी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे तो मैं आप पे भी इल्जाम लगा सकता हूँ। एक मिनट, प्रेम शुक्ला मैं आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला आई एम कमिंग टू यू। नहीं प्रेम शुक्ला पर्सनल कमेंट नहीं, लेकिन तस्लीम रहमानी साहब मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। तस्लीम रहमानी साहब, जितनी स्वतंत्रता से आप अपनी बात इस पैनल में रख रहे हैं, मैंने एक मिनट प्रेम शुक्ला, मैंने एक बार भी आपको नहीं टोका कि आप अपनी बात किस तरीके से कर रहे हैं। उतनी स्वतंत्रता इस पैनल में हर किसी को अपनी बात रखने की, और जिस तरह से आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं, आप पे भी आरोप लग सकते हैं सर। इसका मतलब नहीं कि कोई चैनल अगर किसी को बुला रहा है तो आप पे आरोप लगवाने के लिए बुला रहा है। ठीक है, हम इस बात को जाने देते हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से श्याम लाल शर्मा जुड़ रहे हैं। मैंने इनमें से किसी को भी अमेरिका या इजराइल का एजेंट नहीं कहा। जो नहीं कहा सर, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन एजेंट नहीं कह रहा। मैंने पूरी भारत की बात की है। भारत, मैं बिला वजह कोई ग्लोरिफिकेशन किसी का करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने किसी को अमेरिका और इजराइल का एजेंट, विचारों में मतभेद होगा तो सर बातें रखनी जाएंगी, पाकिस्तान के एजेंट, और मुझे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं, विचारों के मतभेद का मतलब पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। आप तो डिफेंस एक्सपर्ट को ही जो है उसकी विचारों में मतभेद हो सकता है, वही आर्मी को ऑक्यूपेशन आर्मी कह रहे हैं कि 7 लाख फौज आपने बढ़ा दी उधर। He is not a political expert. I am a political person. He is not a political person. But he's a security expert. I am not talking politically. Political बातें कही। Sir, I am not talking politically. I am not talking politically. I am just saying the fact that you are saying there is a huge army over there for a few people over there. Now that's an incorrect statement. The army is there because the government of India wants it there. The army's got a job which it is doing there, and it is doing their job. How can you say that these guys over there, you got such a huge mass of army over there? That's the kind of statement which Pakistani experts also say. So that's what I said, that you are saying exactly something which is similar in sentiment to what is alleged against us, which is wrong. Okay, let him reply. सर, अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव भेजा है। मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरा कोर्ट है, भारत का कोर्ट है, भारत के संविधान को मानता है, वो पाकिस्तानी आवाज बोलेगा। मुझे बिल्कुल इस बात का कोई यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के बारे में नहीं बोला। सर देखें, आप गलत फैक्ट मत बोले। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के बारे में बोला है। जी हाँ, एफ्स्पा के बारे में बोला है। उसमें किसी रियासत का नाम नहीं लिया है। जी लिया है, मणिपुर के बारे में मणिपुर का नाम लिया है सर। आर्मी सर आप उसे पढ़े वर्डिक्ट को। गवर्नमेंट इज फेल्योर। सर वो मणिपुर का ही नाम लिया है, उन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। और स्पेसिफिक मेरे हुजूर, मैंने वो मणिपुर की पिटीशन है, वो मणिपुर की पिटीशन है, लेकिन मणिपुर का नाम नहीं लिया है। मणिपुर की पिटीशन के संदर्भ में एफ्स्पा का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट सर मणिपुर की पिटीशन होगी तो नाम कश्मीर का तो नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप उसको फैक्चुअली आप सही रहे। ठीक है, आप फैक्चुअली सही होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पाकिस्तानी तो नहीं कह सकते। इनका काम है। कह भी नहीं रहा। कोर्ट ऑफ इंडिया को पाकिस्तानी कहां कह रहा हूं? इनका काम है क्योंकि पाकिस्तानियत की भाषा बोलनी है ना। मैं कहां कह रहा हूं? ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं सबके पास। लेकिन मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से श्यामलाल शर्मा है। श्यामलाल शर्मा,
स्वागत है आपका, थोड़ी देर से आप जुड़े, लेकिन श्यामलाल शर्मा इस स्वागत के साथ मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से उसका जवाब दें। श्यामलाल शर्मा, इस बात पे तो आप भी सहमत होंगे कि आतंकवाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। आतंकवाद किसी भी राजनीतिक दल के लिए उतना ही बुरा है जितना किसी और दूसरे राजनीतिक दल के लिए हो। सवाल यह है श्यामलाल शर्मा कि आखिर वो लोग बच्चे कैसे हो सकते हैं जो सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे हो, सुरक्षा बलों को जान से मारने की कोशिश करते हो, जो सुरक्षा बलों को वहां पर टिकने ना दे रहे हो, जो सुरक्षा बल उन्हीं को बाढ़ के मौके पर मदद करते हैं और उनको वहां से निकालते हैं मुसीबत से, वही सुरक्षा बल जो उस घाटी में आतंकवादियों से उनकी सुरक्षा करते हैं। कैसे हो सकते हैं बच्चे? श्यामलाल शर्मा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आपने कहा कि ईमानदारी से आप इस बात का जवाब दें, और हम ईमानदारी की परिभाषा और ये चीज़ें जो है कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाती है, इसका हमें किसी को पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 26 साल से जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता और खासूसन तौर हम लोग जो है भुगत रहे हैं, तो हमें अब बाहर के लोग इस चीज़ का पाठ नहीं पढ़ाएं तो मुझे लगता है अच्छा लगता है। एक मिनट, ये सर एक मिनट जो है पाकिस्तान, एक मिनट, बाहर के लोग कौन सर? जितना आपका देश वो है जम्मू कश्मीर, उतना ही किसी भी भारतीय बाहर का मतलब ये है मेरा नहीं बाहर का। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए सर, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। किस चीज की बात? आपने कैसे कहा बाहर का? आते ही ये बात कही। नहीं बाहर का कोई नहीं है यहाँ पर। आप भी भारत में रहते हैं और हम सब भारत में रहते हैं सर। और जितने आप जम्मू से हैं मुझे मालूम है। नहीं, आप जम्मू से हैं मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर और कोई जाता नहीं। सर्टिफिकेट आपके चैनल से आपसे लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट मैं दे भी नहीं रहा, भारतीय हूं। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया आपको। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाहर का और अंदर का। ये कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाहर और अंदर का। आपके चैनल का ये रहता है, आप टैग्ड हैं एक पार्टी के साथ, ये बात छोड़ दी है। अब आपको छोड़ दीजिए, चैनल का टैग है कि नहीं टैग है? आपने बाहर का कहा कि नहीं कहा? आप बताइए बाहर का क्यों कहा आपने? क्या मैंने ये बात कही है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। आपने बाहर का कहा कि ये शब्द आपने ये शब्द पहले ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि ईमानदारी से आप जवाब दिए। इसका मतलब आप हमारी इंटेग्रिटी पे डाउट करते हैं? नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं डाउट है तो फिर बात करने का मौका दीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए अपनी बात, बोलिए आप, बोलिए अपनी बात, बोलिए आप अपनी बात। देखिए, हम रिस्पांसिबल लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें है, और जो बात कहेंगे वो ट्रांसपेरेंट मैनर से कहेंगे और ईमानदारी से कहेंगे। बोलिए अपनी बात। मैंने कहा है कि 26 साल से पाकिस्तान की तरफ से ये शिदम युद्ध जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया है, यहां बहुत से लोग जो हैं उनकी शहादत लगी है, वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, डिफेंस फोर्सेस हों, या यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हों। तो मुझे लगता है कि हमें इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जो आपका सवाल था मुझसे, जो आपने प्रश्न किया गया है। और हम कांग्रेस पार्टी जो है इस पे कोई इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। जहां तक ये जो इशू हुआ है, यहां बहुत से पहले भी इस किस्म के नामी मिलिटेंट जो है उनको एलिमिनेट किया गया है। मिलिटेंट इज ए मिलिटेंट, उसकी कोई जात नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसकी कोई, मेरा ख्याल है कि कोई उसका मजहब नहीं है। ठीक है, हमें मिलिटेंट को हीरो नहीं बनाना चाहिए, ये पूरा हिंदुस्तान भी कहता है और कांग्रेस पार्टी भी यही बात कहती है और हम लोग भी यही बात कहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस इंसिडेंट को इस जहां की जो लोकल गवर्नमेंट है पीडीपी और बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, मुझे लगता है कि वो उनकी मिसहैंडलिंग। इस पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं श्यामलाल शर्मा, इस पर आप सवाल उठाइए, और इस पर हम सवाल प्रेम शुक्ला से पूछ रहे हैं। मैंने पहला सवाल प्रेम शुक्ला से ही पूछा था कि आप पे 2 आरोप हैं, आप स्थिति भाप नहीं पाए और दूसरा आप आरोप संभाल नहीं पाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि कश्मीर में चाहे इसमें कर्फ्यू हो और कश्मीर में चाहे आप संचार के साधन न देख पाए हो, जम्मू में तो टीवी होगा ना सर, जम्मू में तो सोशल मीडिया चल रही है। आज राज्यसभा में कश्मीर पर बहस हुई है और आपके नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि बच्चे अगर पत्थर फेंकेंगे तो क्या हम उन पर गोली चलाएंगे। आप इस बयान को बाय करते हैं कि नहीं करते हैं? 22 साल का बुरहान वानी भी था, उसको भी आप बच्चा कहेंगे क्या? उसको भी, उसके एनकाउंटर को भी आप गलत ठहराएंगे? ये बताइए आप। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने इस किस्म की स्टेटमेंट दी होगी, और आप यही वर्ड यूज किया है। इंटेग्रिटी पे और उसकी नेशनलिटी पे भी अगर शक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मीडिया गुलाम नबी आजाद पे कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी पार्टी का बोल रहा हूं, पार्टी लाइन की बात कर रहा हूं। मैं पर्सनल कुछ नहीं कर रहा, मैं पार्टी लाइन की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है
मेरी पार्टी जो है उसका 128 साल का इतिहास है और जितनी सैक्रिफाइस जितनी कुर्बानियां कांग्रेस ने दी हैं और किसी पार्टी का इतना इतिहास नहीं रहा है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे पैनल में एक और मेरे साथ जितने रेस्पेक्टफुल आप है उतने रेस्पेक्टफुल एक पैनलिस्ट और हैं, कमाल हक, और वही से आते हैं। कमाल हक, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप मानते हैं इस बात को जो बात यहां पर कह रहे हैं? शर्मा जी, सबसे पहले मैं ये आपसे कहूं कि मैं भी एक कश्मीरी हूं, मूल रूप से कश्मीरी हूं, पंडित हूं। जी, आपने कहा कि कश्मीर के मामले में पिछले 26 साल से कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं करी है, लेकिन ये एक आप कैसे भूल सकते हैं कि 1990 में कांग्रेस की ही राजनीति का नतीजा है कि आज तक हम 26 साल से इस दर्द को सह रहे हैं। या ये सच्चाई नहीं है कि आपके दिवंगत नेता राजीव गांधी कश्मीर में आके जो ड्रामा उन्होंने जगमोहन के हटाने के लिए करा, उसी वजह से कश्मीर की हालात फिर दोबारा बिगड़ती गई? क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस ने इस पे आज तक 26 सालों में पूरी की पूरी राजनीति करी है? मैं बीजेपी पीडीपी सरकार को कभी भी किसी भी सूरत में उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके तो हम अलग से क्रिटिसाइज कर ही लेंगे, उनके तो अलग से उनकी एनालिसिस कर ही लेंगे। लेकिन आपका यह कहना कि कांग्रेस ने आज तक कभी तक इस समस्या पे ऊपर राजनीतिक नहीं करी है, सरासर गलत है, सरासर धोखा है उसके साथ में। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर वहां पे गवर्नर रूल लगा और पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए था, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए थी? किस आपको शायद ये बताइए, सुनिए राजीव गांधी जी अगर उस शर्मा जी आप तो 1990 में जम्मू में बैठे रहे होंगे, हम तो कश्मीर में थे ना। आपको पता कश्मीर के हालात क्या थे 1990 में? जबकि एक टोटल एनआरकी, आप सुनिए मेरी बात, टोटल एनआरकी थी, जबकि फारूक अब्दुल्ला अपनी एब्डिकेट कर चुके थे, भाग गए थे चीफ मिनिस्टर कश्मीर में, लंदन में उन्होंने पनाह ली थी। कश्मीर में एनआरकी टोटल थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं। वकालत करने आप सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात तो सुनिए। उस टाइम पे जबकि टोटल लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका था कश्मीर, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर देश के हाथों से जा चुका है, और उस टाइम पे थोड़ी बहुत जो कि लगा कि स्थिति को संभाल रहा है, देश वापस इस पे कंट्रोल कर रहा है, तो वो जगमोहन था। आप इस बात से मुकर सकते हैं क्या कि जगमोहन ने आप सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल करी थी, और उसी पार्टी की हुकूमत थी? मुझे ये बताइए, गवर्नर हम हटा सकते थे? हम उस समय अपोजिशन में थे। नहीं, आप हटा नहीं सकते थे आप, लेकिन जो आपकी पार्टी ने रोल उस टाइम पे करा है, जो आपकी पार्टी ने रोल करा उस टाइम पे, आप उसको कैसे भूल सकते हैं? मैं रिकॉर्ड को स्टेट करना चाहता हूं और आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, उस समय देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। वो तो ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंट में आते हैं। श्यामलाल शर्मा श्यामलाल शर्मा, हिस्ट्री हम सब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है, और हिस्ट्री को अपने अपने हिसाब से यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। हिस्ट्री नहीं कह रहा हूं। नहीं, एक मिनट, 90 कोई हिस्ट्री की बात नहीं है। एक मिनट सर, 26 साल हो गए उस बात को, 26 साल हो गए सर उस बात को। सुनिए मेरी बात सर, मेरी बातें सुनिए। आज की जो स्थिति है, आपको लगता है कि कश्मीर घाटी एक बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रही है, और वक्त है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम उस चीज को समझें कि वहां का लोकल मुद्दा क्या है और उस चीज को एड्रेस करें? आपको नहीं लगता है कि कश्मीर घाटी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पहले आप अपने रिकॉर्ड को स्टेट करिएगा। आप सिर्फ कश्मीर को डिस्कस क्यों करते हैं? जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, तीन हमारे जो हैं वो प्रांत हैं, तीनों की बात करनी चाहिए। अगर मुट्ठी भर लोग जो हैं, सब लोग जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे वो जो है वो बिलीव करते हैं, उनको विश्वास है अपने हिंदुस्तान की जो यहाँ की डेमोक्रेसी है। लेकिन कुछ चंद लोग अगर इस किस्म की बात करते हैं, अब उसको इतनी बड़ी हाइप दे देते हैं और हमेशा फोकस चंद लोगों की वजह से 10 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। डिस्कस क्यों नहीं करते सर? श्यामलाल शर्मा जी, वैल्यू में चंद लोगों की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं चंद लोगों की वजह से, 40 लोगों की जान चली गई चंद लोगों की वजह से। मैंने कहा है ये मिस गवर्नेंस है और कुछ नहीं है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, मिस गवर्नेंस है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। हाँ, यस, मिस गवर्नेंस है। वो गवर्नमेंट जो आज भी क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहे हैं, और ये दो पार्टियों का जो मिलन साउथ और नॉर्थ पोल के बाद अगर उस किस्म की हो, तो मुझे लगता है जब वो मिले तो डिजास्टर होता है। इन लोगों की जो है आइडियोलॉजी आपस में नहीं मिलती है। इन लोगों ने जो है बहुत आगे जाके लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शर्मा जी, मिस गवर्नेंस की हुई है जी।
अब शर्मा जी मिस गवर्नेंस सुन लीजिए आप। मिस गवर्नेंस वो थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का भविष्य शेख अब्दुल्ला के हाथों में सौंप दिया। मिस गवर्नेंस वो थी कि 1960 में आपने जो है शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेज दिया। मिस गवर्नेंस वो थी कि आपने सेना की कमान माउंटबेटन को सौंप दी। मिस गवर्नेंस ये थी आपकी कि आपने अब सुन तो लीजिए, मैं आपको बताता हूं। सुन लीजिए श्यामलाल शर्मा जी बहुत बोले आप, अब दूसरे की बात सुन लीजिए। नेहरू जी का नाम श्यामलाल शर्मा सुनिए, लगे उनमें उनका सर सुनना सीखिए और सुनिए। अब मिस गवर्नेंस पर सुन तो लीजिए, मिस गवर्नेंस सुन लीजिए ना बात कि अगर आप नेहरू जी मिस गवर्नेंस ये थी कि आपकी बारी आएगी श्यामलाल शर्मा, एक एक करके बात करते हैं तब व्यूअर को समझ में आएगा। आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है और प्रेम शुक्ला की बात भी समझ में नहीं आ रही। कश्मीर हमारा है, एक एक करके अपनी जबान को जो है उसको जो है वो बिल्कुल पड़ गया। एक तक आपने पूरे हिंदुस्तान में अनसर्टेनिटी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है की तरफ लेके जा और कमजोर शोर मचाता है। नहीं ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। श्यामलाल शर्मा एक एक करके बात करते हैं। श्यामलाल शर्मा जी आपने अपनी बात बोल दी, प्रेम शुक्ला की बात हो जाए। श्यामलाल शर्मा जी हम गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए फिर आप अपनी बात कहिएगा। आपने अपनी बात कह दी सर, आपने अपनी बात कह दी। मुखर्जी दिखाऊंगा, हाँ ठीक है, आप उनका जवाब ले लें फिर आप सवाल उठाइएगा। आप उनका जवाब दे लें फिर आप अपने सवाल उठाइएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला। श्यामलाल शर्मा मुझे आपकी आउटलेट डाउन करनी पड़ जाएगी अगर आप चुप नहीं होंगे तो। अरे सुन तो सर सुन लीजिए, एक एक करके बात कीजिए। सुन तो लीजिए शर्मा जी क्यों उछल रहे हैं। मिस गवर्नेंस वो थी जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। आप सभ्य भाषा से बात करें। जब अफजल गुरु के लिए जो है गुलाम नबी आजाद उनको फांसी के फंदे पर लटकाने की बजाय ईद की सवैयां खिलाने पर आमादा थे। मिस गवर्नेंस वो थी जब आप श्री अमरनाथ किसके टाइम में हुई, भूमि को लेकर गुलाम नबी आजाद दोहरा मापदंड पूरे कश्मीर की घाटी को आग के हवाले कर रहे थे। आज जब वहां पर इस तरह का मैंडेट आया है, जिस मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के अलावा किसी सरकार का कोई विकल्प नहीं है और वो सरकार बनी है और वो सरकार में जो है पहली बार आतंकवादियों को ढूंढकर मारने के लिए राज्य सरकार की पुलिस खड़ी हुई है, तो उसको मिस गवर्नेंस कह रहे हैं। अब ऐसी हालात जो है तो फिर कश्मीर की समस्या को, चलिए ये मिस गवर्नेंस है या नहीं है ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, लेकिन क्या केवल मिस गवर्नेंस है? ओके, क्या केवल मिस गवर्नेंस है? कश्मीर केवल क्या मिस गवर्नेंस की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है या एक लंबे दौर की साजिश है जो आज एक बार फिर सतह पर आई है और उसको निपटने में चाहे आज की सरकार हो या पुरानी सरकारें वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी हैं।